लिखा है कि इकोलाई बैक्टीरिया है, उसमें आई जीन जो है म्यूटेटेड हो जाती है। आई जीन समझ रहे ना, ये लैकोप्रोन की बात कर रहा है। आई, इसके बाद में प्रमोटर, ठीक, ऑपरेटर जेड वाई और ए, ऐसा होता है ना, ये लैकोप्रोन है। इसमें आई जीन क्या हो गई है, म्यूटेटेड, मतलब म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन हो गया है तो जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, चेंज बनेगा, नॉर्मल आरएनए नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन डिस्टर्ब बनेगा आरएनए, ठीक है। अब देखिए, जब डिस्टर्ब बनेगा तो जो प्रोटीन बननी चाहिए वो प्रोटीन बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है, वो प्रोटीन नहीं बनेगी। अब आगे पढ़ लेते क्या करेंगे। आई जीन में म्यूटेशन हो जाता है, इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इसका जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट म्यूटेशन के बाद में कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट इंडिविजुअल के साथ बाइंड नहीं कर पाता। इंडिविजुअल लैकोप्रोन में इंडिविजुअल क्या होता है, लैक्टोज होता है ना, तो वहां होता क्या है, लैक्टोज आता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और इसके बाद में इसकी शेप को बिगाड़ता है और ये ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाता है, समझे थे ना। लेकिन जब ये कुछ इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो ये जो बनेगा ये कुछ अलग किस्म का बनेगा, पहले जैसा नहीं बनेगा। तो अब ये इंडिविजुअल इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, इसकी शेप को बिगाड़ नहीं पाएगा, तो ये ऑपरेटर से क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर लैकोप्रोन, ये जो ओप्रोन है वो स्टॉप हो जाएंगे। पूछा क्या आगे, इफ द ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, अगर ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज डाल दिया गया तो क्या होगा, तो लैक्टोज अगर मिला देंगे, ठीक, तो ये इसके साथ में, देखिए ये इसके साथ में इसके शेप को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं, फिर से देख लेते हैं। What will be the outcome? Only Z will be transcribed or Z by A transcribed, Z by A not transcribed. RNA polymerase will bind to the promoter region. पहला ऑप्शन दिया है Z जीन ट्रांसक्राइब हो जाएगी। देखिए अगर होगी तो तीनों होगी, नहीं होगी तो कोई नहीं होगी, ऐसा कोई आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। Z by A transcribed, Z A और RNA polymerase will bind to the promoter. आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाला ये चीज है, ठीक है। अगर आई में म्यूटेशन हुआ तो पहले एक नॉर्मल रिप्रेसर बनता था ना, ठीक, वो रिप्रेसर क्या करता था, ऑपरेटर पर बाइंड कर जाता था और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता था, समझ में आया, ठीक। लैक्टोज आता था, इसके साथ बाइंड करता था रिप्रेसर के साथ में, इसकी शेप को बिगाड़ता था और फिर ये ऑपरेटर पर नहीं बाइंड करता था और इसके बाद में जीन क्या हो जाती थी, ट्रांसक्राइब, मतलब ओपेरॉन चालू हो जाता था। यहां वो कह रहा है कि आई जीन में म्यूटेशन हो गया है, तो म्यूटेशन हो गया है तो इसकी जो क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रोटीन बनेगी वो कुछ अलग किस्म की बनेगी। तो हो सकता है वो यहां बाइंड भी ना करे, क्योंकि देखिए ये जब अलग प्रोटीन बनेगी, पहले तो नॉर्मल बन रही थी ना, पहले नॉर्मल प्रोटीन बन रही थी, अब कुछ डिफरेंट प्रोटीन बनेगी तो यहां वो बाइंड नहीं करेगा, तो हमारे हिसाब से इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, समझ में आया, तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। आंसर क्या दिया है, बी वाला दिया है कि नहीं दिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 20 नंबर, ये सबसे लास्ट वाले हैं ना, इन्होंने सी दिया है। जेड वाई ए जीन विल नॉट ट्रांसलेटेड नहीं होगी। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं। ग्रोथ मीडियम आई जीन गेट म्यूटेटेड, प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू द इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल सब बाइंड नहीं करेगा। If the growth medium is provided with the lactose, थोड़ा रुक जाइए, इसको बताता हूं, ठीक है, और लीगल बताते हैं इसको, क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा, इस पर टाइम देना पड़ेगा। देखिए आगे नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीज, समझ में आया। और किसी का कोई क्वेश्चन है, अरे किए हैं कि नहीं किए क्वेश्चन, किसी ने किए हैं ना, हो गए सब, हाँ लाओ जी।
बताइए। इफ देयर आर 999 बेस इन द आरएनए, आरएनए में 999 बेस हैं, ठीक है। दैट कोड फॉर ए प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड एंड द बेस एट पोजीशन डिलीटेड सच एट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम इतना, हाउ मेनी कोडन विल बी अल्टर्ड? 33 आएगा। कितने बेस हैं? 999। देखिए एक बोल रहा है आरएनए में 999 बेस हैं, ठीक, जो कोड करता है प्रोटीन को 333 अमीनो एसिड। तो इसमें कितने अमीनो एसिड जुड़ेंगे इसके हिसाब से? 333 अमीनो एसिड। डेट कोड फॉर ए प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड। 999 क्या है इसमें? बेस है, तो 333 अमीनो एसिड कोड हो जाएंगे। अच्छा, स्टॉप कोडन कहाँ जाएगा? स्टॉप नहीं काउंट कर रहा ना, ठीक, तब दे रहा है इतना बेस। तू बता भी तो नहीं रहा है कि स्टॉप को काउंट करना है कि नहीं। बोल रहा है 999 है आरएनए में, ठीक है। उसने स्टॉप के बारे में अगर नहीं काउंट कर रहा है तो ठीक है, तब 333 अमीनो एसिड आ जाएगा। एंड द बेस एट पोजीशन नंबर 901 इज डिलीटेड। 901 पोजीशन पर जो बेस है वो डिलीट हो गया है 901 पर जाकर के। तो बचे कितने? 901 वाला हट जाएगा, बाकी वाले आगे आ जाएंगे, बाकी वाले सब आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो 333 अमीनो एसिड ना होकर के, अरे रुक जाइए, लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम 998 बेस हो गए। ये कह रहा हाउ मेनी कोडॉन विल बी अल्टर्ड, कितने कोडॉन चेंज हो गए। देखिए 901 के बाद जो 901 वाला है वो डिलीट हो गया, ठीक है। 999 टोटल थे, 901 वाले डिलीट हो गया। इसके बाद कितने बचे? अब इसके बाद कितने बचेंगे? इसी में से माइनस करेंगे तो ये 8 हो गया और ये 98 बचा है ना। 98 पीछे अभी है और वो 98 खिसक करके आगे आ जाएंगे, तो 98 आ जाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट क्या हुई? 33, ठीक है, लगभग 33 आएगा। समझ में आया? 33 वो 99 मानेंगे, ये लो सही है। 3 से डिवाइड किया जाएगा ना, 3 का पेयर बनाया जाता है उसमें। समझ में आ रहा है? बताइए। हाँ लाओ जी। कौन सा वाला? आप करवाए थे आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज अ कैटलिस्ट। ठीक ठीक सही है। हाँ लिविंग सिस्टम लिखा है ना, तो लिविंग सिस्टम बैठ जाइए। अच्छा, आरएनए लिविंग सिस्टम में नहीं होता है क्या? हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इन द, मैं समझ रहा हूँ, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, evolved to carry out the essential, ठीक है। आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल and also catalyst for the some important biochemical reaction in the living system. Being reactive, RNA is unstable. तो ये आप कह रहे हैं कि आरएनए, देखिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल लिविंग सिस्टम में तो आप कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो वायरस में है, ठीक, लेकिन वो इसकी बात नहीं कर रहा। देखिए ये देखिए, आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज द कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। कैटलिस्ट तो काम करता है ना, कैटलिस्ट का वो काम करता है कि नहीं? अच्छा दूसरा क्या? डीएनए दूसरा समझ में आ रहा है? तो इसी में कंफ्यूजन है ना ये। हाँ बताओ जी। देखिए आरएनए कैटलिस्ट की तरह हमारे अंदर काम करता है, सभी लिविंग सिस्टम में काम करता है, ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल की तरीके से वो वायरस में काम करता है। हाँ देखिए इन लाइनों का थोड़ा सा सेंस समझना जरूरी। आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो
अब जो एंड करके लिखा है, एंड के बाद एक लिखा है अच्छा रुक जाइए शांत से रुक जाइए। देखिए उसने ये लिखा है, फिर से सुन लीजिए, आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, यहां तक समझ में आरएनए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। एंड आल्सो एज ए कैटलिस्ट फॉर, आल्सो लिख दिया उसने, एंड आल्सो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। एंड आल्सो कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम, मतलब लिविंग सिस्टम में भी काम करता है। वो एंड जोड़ा तो है, लेकिन एंड के बाद आल्सो लगा दिया है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आया, उसमें क्लियर हो जाएगा हिंदी में। इसीलिए दोनों में देखना चाहिए। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर ऐसा हो तो इसलिए एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है उसमें लाइनें जो लिखी रहती है उनको बहुत गौर से पढ़ा करिए, ठीक है, वो ऐसा लाइन होगी। अब और कोई पूछना हो तो बताइए। हाँ, कुछ नहीं, सब हो गया है। हाँ, ये सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, एक है चारगाफ रूल, चारगाफ रूल, ये छूट गया है, समझ लीजिए। चारगाफ रूल क्या होता है? अरे इधर देख लो, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा आपने, ठीक है। तो ये चारगाफ रूल, ये बेस पेयरिंग रूल है। बेस पेयरिंग, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, ए के साथ टी और जी के साथ सी। किसी भी डीएनए में बेस का रेशियो क्या है ये बताने के लिए ये चारगाफ रूल दिया था। मतलब ये रूल क्या बताता है? रेशियो ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, बेस का रेशियो क्या है, ठीक है। रेशियो का मतलब ये है कि देखिए, टोटल एडेनिन, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर करता है। जाहिर सी बात है, अगर 30 जगह ये है तो 30 जगह वो होगा। टोटल गुआनिन इक्वल टू टोटल साइटोसिन, जितनी जगह गुआनिन उतनी जगह साइटोसिन होगा, ठीक। और एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, समझ में आता ना। एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। कैसे? अगर 5 जगहों पर एडेनिन है तो 5 जगहों पर क्या होगा? थाइमिन होगा, ठीक। और गुआनिन अगर 7 जगह पर है तो साइटोसिन भी 7 जगह पर होगा। इसको जोड़िए 12, ये 12 हो गया ना बराबर, ठीक। और अगला रूल था एडेनिन प्लस थाइमिन नॉट ऑलवेज इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। ये हमेशा बराबर नहीं होता है। मतलब अगर एडेनिन और थाइमिन को जोड़ लीजिए आप तो गुआनिन साइटोसिन के बराबर हमेशा नहीं होगा, एक केस में होगा। अब वो समझ लेते हैं कैसे। यहां तो तीनों समझ में आ गया ना। ये लास्ट समझिए, एडेनिन प्लस थाइमिन, मान लीजिए एडेनिन कितनी जगह पर है? 5, थाइमिन 5 होगा, गुआनिन 7 है तो ये 7 जोड़ लीजिए, 5 प्लस 5 और यहाँ 7 प्लस 7, ये 10 हो गया, ये 17 हो गया, बराबर नहीं हुआ ना। अब कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, यहाँ 6 रखिए, 6 6 12 और ये 8 8 16, 12 और 16 अलग अलग हो गया ना, बराबर नहीं है। कब बराबर होगा? कब ये नॉट ऑलवेज इक्वल टू का मतलब ये एक केस में बराबर आएगा। एक केस में तब आएगा अगर ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है तो ये भी 5 हो, तब आ रहा ना। अरे भी रख के देखिए, 5 प्लस 5 10 और 5 5 10, समझ में आया? ऐसा बहुत कम होता कि जितना एडेनिन है उतना ही क्या हो जाए? गुआनिन हो जाए। उस केस में ये रेशियो बराबर आएगा, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन के इक्वल टू आ जाएगा, अदरवाइज नॉट इक्वल होता है। यही चारगाफ, ये साइंटिस्ट थे एडविन चारगाफ, उन्होंने ये रूल दिया था, बेस पेयरिंग रूल है, ठीक। नाइट्रोजन बेस का रेशियो बताता है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस का रेशियो क्या होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ये देखिए,
अगर किसी डीएनए में 50% क्या है, सॉरी 60% में क्या है, एडेनिन है, 60 नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये 30% क्या है, एडेनिन है। तो बताइए गुआनिन कितना होगा, निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 30% ये है, 30 वो होगा 60, 30 एडेनिन, तो थाइमिन कितना हो गया, बराबर होगा 60, बचा कितना 40, 40 में 20 ये और 20 साइटोसिन जाएगा। ठीक है, ऐसा आता है इसमें, और कोई चीज नहीं। अब आगे का चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर देखिए क्वेश्चन नहीं किए हो तो आप कर लीजिए इस चैप्टर के, समझ में आया? हाँ, नहीं किए हो तो कर जरूर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ डिजीज। सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्थ क्या होती है। ठीक, क्या है हेल्थ? देखिए पहले के लोग क्या मानते थे, आयुर्वेद में और जो ग्रीक फिलोसफर होते थे, ठीक है, हिप्पोक्रेटस, और जो ग्रीक फिलोसफर का नाम दिया है हिप्पोक्रेटस, या पहले के समय में हेल्थ किसको मानते थे कि कौन पर्सन हेल्दी है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में ह्यूमर्स जो होते हैं, ह्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ हैं, अगर ह्यूमर्स बॉडी में बैलेंस हैं तो वो हेल्दी है। ठीक, अगर ह्यूमर्स बैलेंस नहीं है तो हेल्दी नहीं है। जैसे आयुर्वेद में आप जानते होंगे कफ, पित्त, वात, ये 3 चीजें होती हैं, 3 ह्यूमर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी आयुर्वेद में 4 होते हैं, ग्रीक में 3 है। ठीक है, आयुर्वेद में 4 है और ग्रीक में क्या है, 3 होते हैं। तो ये ह्यूमर्स अगर बॉडी में बैलेंस है तो बॉडी हेल्दी है। तो हेल्थ में लिखिएगा अर्लियर। देखिए शुरुआत में अर्लियर, पहले क्या माना जाता था, बैलेंस ऑफ ह्यूमर, बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स ऑफ बॉडी, बॉडी में जो ह्यूमर्स हैं अगर वो बैलेंस हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे कॉल्ड गुड हेल्थ, हेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो एक हेल्थ की डेफिनेशन ये मानी जाती थी कि अगर बॉडी में जो ह्यूमर्स हैं वो क्या है, बैलेंस में है। अब ह्यूमर्स में लिख लीजिएगा कि ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग, फिलोसफर, जो ग्रीक फिलोसफर हैं हिप्पोक्रेटस, उनके अकॉर्डिंग कितने हैं, उनके अकॉर्डिंग 3 ह्यूमर्स होते हैं और आयुर्वेद में 4 ह्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इन आयुर्वेद 4 ह्यूमर्स। ठीक, 4 ह्यूमर्स। अब इसमें एक का जिक्र भी किया गया है। ठीक, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड, और एक चौथा एक और होता है। 3 तो है जानकारी में है, एक है ब्लैक बाइल, हिंदी में देखिए ग्रीक में फिलोसफर में कफ, पित्त, वात, ये 3 है। ठीक है, और आयुर्वेद में 4 होते हैं। 4 में क्या है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल हो गया, और एक ब्लड, ब्लड अपने आप में एक ह्यूमर हो गया, और एक और कोई नाम है। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझाई गई है, जो पर्सन, जो लोग जिसका, जो ब्लैक बाइल वाले होते हैं, जो पर्सन ब्लैक बाइल वाले होते हैं वो क्या है, वो काफी हेल्दी और एनर्जेटिक माने जाते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा माना जाता है, कह सकते हैं गर्म खून वाले माने जाते हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं पर्सन विथ ब्लैक बाइल, हॉट पर्सनैलिटी, हॉट पर्सोनैलिटी मतलब उनकी पर्सनैलिटी कैसी मानी जाती है,
हार्ट पर्सनैलिटी वाली माने जाती है, जिनका बाइल क्या होता है, ब्लैक। ठीक। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे, उन्होंने इसको गलत सिद्ध कर दिया, ये पूरी थ्योरी गलत बता दी कि ऐसा नहीं है, ये ह्यूमर्स को से कोई इसका लेना देना नहीं है। उन्होंने ब्लैक बाइल के पर्सन का, जिस आदमी का बाइल क्या था, ब्लैक था, मतलब जिसको कहते थे कि हॉट पर्सनैलिटी का है, ठीक, उसका बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक किया और उसमें कोई उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई नहीं मिला। मतलब ये क्या मानते थे कि जिसका बाइल ब्लैक है वो हॉट पर्सनैलिटी का है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है इनका। लेकिन उन्होंने थर्मामीटर से उस पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर नाप दिया और कहा कि टेम्परेचर तो नॉर्मल है उसका। किसने? विलियम हार्वे ने। तो वहां लिख लीजिएगा, विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव कर दिया। विलियम हार्वे डिस्प्रूव कर दिया, डिस्प्रूव बॉडी ह्यूमर थ्योरी, बॉडी ह्यूमर जो थ्योरी है उसको डिस्प्रूव कर दिया। कैसे? वो बाय यूजिंग द थर्मामीटर। ठीक। ये शुरुआत में इसमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब देखिए, अब हेल्थ, उसके बाद जब थोड़ा सा बायोलॉजी में और ज्यादा एडवांसमेंट होता चला गया, ठीक, ये माना जाने लगा कि हेल्थ, कौन सा पर्सन हेल्दी माना जाएगा? वो पर्सन जिसका माइंड, ठीक है, जो दिमागी रूप से काफी खुश है, ठीक, और जिसमें कह सकते हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो पर्सन हेल्दी माना जाता है। समझ में आया? क्योंकि अगर माइंड ग्लोइंग रहेगा, माइंड खुश रहेगा, तो गुड हार्मोन बॉडी में बनते हैं, अच्छे हार्मोन बनते हैं, कोई तनाव नहीं रहता है। ठीक। नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम करेगा और इम्यून सिस्टम बेटर काम करेगा, और पर्सन क्या रहेगा? हेल्दी। तो उसमें एक लाइन में समझा दिया गया है। समझ में आया? वहां देख लीजिए, यहां आपको मिल जाएगा। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, यहां आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ, माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। हमारा दिमाग और हमारा क्या चीज? मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब हेल्थ किससे अफेक्टेड होती है? अफेक्टेड बाय, स्वास्थ्य किससे प्रभावित हो सकता है? पहली चीज है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपको आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। ठीक। जेनेटिक डिसऑर्डर समझ रहे हैं ना, हीमोफिलिया है, सिकल सेल एनीमिया पढ़ चुके हैं, तो ये गुड हेल्थ नहीं रहेगी। दूसरा क्या है? सेकंड बताइए, ये लिखा हुआ है इन्फेक्शन। बॉडी में अगर कोई है इन्फेक्शन, ज्यादातर बीमारियां किससे होती हैं? अच्छा हेल्थ ना होने का कारण है इन्फेक्शन। और एक तीसरा भी लिखा हुआ है, थर्ड बताइए। हाँ, लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी? लाइफ स्टाइल मतलब सोने जागने का टाइम कैसा है, खाना क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें फूड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक, और बाकी स्लीपिंग टाइम वगैरह आ जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अब अगले पेज पर आ जाइए, देखिए देखिए अब समझाया गया है हेल्थ क्या होती है। आगे लिखेंगे हेल्थ। हेल्थ का चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना कि जो अगर कोई पर्सन हेल्दी है, ठीक है, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि देखने में हट्टे कट्टे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं और कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी है। नहीं, आप हेल्दी नहीं है। ठीक। अगर पर्सन जो है फिजिकली फिट है और उसमें कोई डिजीज नहीं है तो आप नहीं कह सकते वो हेल्दी है। हो सकता है वो मेंटली क्या हो, डिस्टर्ब हो और उसका सोशल उसका एस्पेक्ट अच्छा ना हो, ठीक है, समाज में उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो कई चीजें हेल्थ को मायने रखती हैं। तो वहां पर देखिए उसमें लिखा गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहीं से देखिए, समझ लीजिए।
अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर बीमारी नहीं है तो आप नहीं कह सकते हैं क्या है वो हेल्दी है। ठीक, हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सामाजिक रूप से फिट होना चाहिए, सब जानते हैं। ठीक, एक एडवांटेज ऑफ गुड हेल्थ ये समझ लीजिए। ठीक है, हेल्थ का एडवांटेज क्या, अगर स्वास्थ्य अच्छा है, एडवांटेज, अगर एडवांटेज क्या है हेल्थ का, गुड हेल्थ का। ठीक, पहला क्या है, वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। वर्किंग एफिशिएंसी, ये समझ रहे हैं, काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आप स्वस्थ हैं तो। ठीक, वर्किंग एफिशिएंसी। दूसरा है इंक्रीज लॉन्गेटिविटी, इंक्रीज, हाँ प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी, बॉडी में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक, और कह सकते हैं कि उम्र बढ़ जाएगी। उसमें एक वर्ड लिखा है लॉन्गेविटी। ठीक है, हाँ वो लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, इंक्रीज, इंक्रीज LONGIVITY। ठीक है, लाइफ स्पेन, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लाइफ बढ़ जाती है अगर अच्छी हेल्थ है तो। ये तो सब जानते हैं। ठीक, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। क्या कह रहे हैं, हाँ एक और चीज है, रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लिख लीजिएगा, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर पर्सन हेल्दी है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे बच्चा अगर स्वस्थ है या माँ स्वस्थ है तो स्वस्थ बच्चा होगा तो उसका मोर्टेलिटी रेट घटेगा ना, मृत्यु दर घटेगी, और मदर का भी मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर वो हेल्दी है तो कोई समस्या नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है, टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ा दें, बार बार ये ऑफ हो जाता है। बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यहां तक हो गया। अब एक अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, तो देखिए बैलेंस डाइट लेंगे, सब पता है ना, बैलेंस डाइट लेने से हेल्थ मेंटेन रहती है। पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ये सबसे क्या होगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी। योगा है, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, अगर आपकी बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए बीमारियों के बारे में। वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, वैक्सीनेशन, ठीक, डिजीज से बचने के लिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कूड़ा कबाड़ा जो है उसको उचित स्थान पर फेंकें। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स, जो वाहक होते हैं, जैसे मॉस्किटो वाहक है ना मलेरिया का, उसको कंट्रोल करना, उसको इरिडिकेट कराना। और मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक फूड, और जो भोजन ले रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं उसको साफ सुथरा दीजिए। ये सब हैं तरीके अच्छी हेल्थ को मेंटेन कराने के। अब आगे है डिजीज क्या होती है। देखिए डिजीज, डिजीज का मतलब समझते हैं हम, डिजीज वो कंडीशन है जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इंटरफियर करती है। अगर आपकी बॉडी में फंक्शन जो है, फंक्शन समझ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नॉर्मल चल रही है तो आप डिजीज नहीं है आपके अंदर। और अगर आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है नॉर्मल, वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक, किसी तरीके से डिस्टर्ब होने का मतलब सांस बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, यूरिन बहुत ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है यूरिन, तो कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो जाती है बॉडी की तो कहते हैं बॉडी में क्या हो गया, डिजीज हो गया। ठीक है,
डिजीज लिख लीजिएगा। डिजीज क्या है? कंडीशन है, कंडीशन दैट अफेक्ट, जो अफेक्ट कराती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको प्रभावित करता है कौन? डिजीज। ठीक, तो डिजीज एक कंडीशन होती है। हो गया। अब डिजीज के टाइप्स कितने हैं? तो टाइप्स में देखिए, इन्फेक्शियस है, इनफेक्शियस, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। दो टाइप के डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस। ठीक है, ये होते हैं ट्रांसमिट, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, वन पर्सन टू अदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कह सकते हैं ट्रांसमिट होगी इन्फेक्शन के द्वारा, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, याद रखिए जेनेटिक डिसऑर्डर भी ट्रांसफर, आप सोचेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होता है तो वो इन्फेक्शियस होगा, नहीं। वो इसका मतलब है कि जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन के द्वारा जा रही है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें नहीं आता, ध्यान रखिएगा, नॉन इन्फेक्शियस है वो, अभी मैं लिख दूंगा। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आएंगी इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ना। जो डिजीज बैक्टीरिया से होती है, किससे होती है? बाई बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस से होगा, बैक्टीरिया हो गया, या फिर प्रोटोजोआ से हो गया, प्रोटोजोआ से और फंगस से, मतलब कह सकते हैं पैथोजन से ट्रांसफर होंगी। ठीक, या और कैसे भी ट्रांसफर हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कभी ट्रांसफर नहीं होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है। इनको कंटाजियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, इनको नॉन कंटाजियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। समझ में आया? अब इसमें कौन कौन से आता है नॉन इन्फेक्शियस में? देखिए, पहला आप देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो इस चीज में आते हैं, डिसऑर्डर म्यूटेशन से होता है। किससे होता है? म्यूटेशन से। समझ में आया? दूसरा है डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या डिजीज। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपके शरीर का कुछ अंग जो है या कोई भी पार्ट डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब घिसता है, खत्म होता है वो। ठीक है, कम होने लगता है। इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस समझते ना, एक बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आपकी जो जॉइंट होता है, जॉइंट उस पर जो कार्टिलेज होती है ना, जैसे ये बोन है, बोन के टॉप पर कार्टिलेज है, ये बोन है उसके, तो कार्टिलेज घिस जाती है जिससे हड्डियों में रगड़ होती है। तो आखिर कोई चीज जो है डीजनरेट हो रही है, यहाँ क्या होता है? कार्टिलेज का डीजनरेशन होता है, कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन्स डीजनरेट करती हैं, बोन्स में होल बनने लगते हैं। ठीक, अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर में क्या है? पूरा नर्वस सिस्टम डीजनरेट होने लगता है, न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लगते हैं, पर्सन भुलक्कड़ हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद अभी मिलेगा, फिर कहेगा अभी तो आपसे बहुत दिन हो गया, मिले ही नहीं है। ऐसा होता है अल्जाइमर का पेशेंट। समझ में आ रहा ना? तो ये न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम डीजनरेट होता है। और एक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें मसल्स डीजनरेट होती हैं, मसल्स बॉडी की डीजनरेट करती हैं। समझ में आया? तो ये कुछ डीजनरेटिव डिसऑर्डर हो गई। और क्या हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस? कैंसर, कैंसर स्प्रेड नहीं करता है। ठीक, कैंसर डिजीज। और कुछ बीमारियां खान पान की कमी से होती हैं। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं? पोषण अच्छा नहीं मिल रहा है,
भोजन अच्छा नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, किसी चीज की कमी से हो सकती है। तो अगली जो डिजीज है वो है डेफिशिएंसी डिजीज। वो भी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। डेफिशिएंसी का मतलब कुछ न्यूट्रिएंट की कमी से, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, सी से स्कर्वी, बी से बेरी बेरी, ठीक, ये जो बीमारियां हैं, या प्रोटीन की कमी से मरसमस और क्वाशरकोर बीमारी होती है ना बच्चों में, ठीक, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज आती हैं। लिख सकते हैं ड्यू टू द, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है। किससे होती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक। ये एक और नॉन इन्फेक्शियस है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं वो भी क्या है, वो भी स्प्रेड नहीं करती है एक पर्सन दूसरे पर्सन में, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, वो क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। समझ में आया? कितना हो गया नॉन इन्फेक्शियस। बाकी और डिजीज में देखिए आप कह सकते हैं डायबिटीज, क्या होगा बताइए, डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस है। हार्ट अटैक क्या है, नॉन इन्फेक्शियस हो गया। ओबेसिटी एक होता है, ओबेसिटी मोटापा होता है, मोटापा, फैट जमता है बॉडी स्किन के नीचे ना, वो भी नॉन इन्फेक्शियस है। अब इसमें सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, तो एड्स, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है। लेकिन कहा जाए सबसे ज्यादा डेंजरस है तो हेपेटाइटिस बी। कॉमन में तो एड्स है, लेकिन किस में, एड्स और हेपेटाइटिस बी में अंतर है। हेपेटाइटिस बी में लिवर डैमेज होता है, उससे जॉन्डिस होती है। जॉन्डिस दो तरीके से होती है, एक जॉन्डिस जो नॉर्मल होती है, पीलिया, वो बैक्टीरिया से होता है, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया का नाम होता है। एक जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस उसका सिम्टम है, हेपेटाइटिस बी से भी जॉन्डिस होता है, तो उसमें पूरा लिवर डैमेज हो जाता है, और लिवर डैमेज हो गया तो बॉडी का मेन ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है, वह हेपेटाइटिस बी। नहीं, हेपेटाइटिस बी वायरस है, वायरस से होती है, वो किसी चीज के बढ़ने से नहीं होती है। और एड्स तो अलग है, एड्स में इम्यून सिस्टम पूरा हमारा डैमेज हो जाता है, दोनों अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है? जेनेटिक नहीं, जेनेटिक नहीं है। एचआईवी एड्स है, क्योंकि एचआईवी एड्स का जो वायरस है वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है। एड्स का वायरस, अगर मदर को एचआईवी है तो बच्चे को चांस बनता है, क्योंकि प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाएगा। बाकी बीमारियों का पैथोजन प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करता, प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है। समझ में आ रहा ना? हाँ, सेक्सुअली है, तो ऐसा नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो आप कह सकते हैं कि वो जेनेटिक होगी, नहीं। बहुत सारी एसटीडी है, गोनोरिया है और साइफिलिस है, सब क्या सब जेनेटिक थोड़ी ना है, नहीं। एसटीडी अलग चीज है, जेनेटिक बीमारी अलग है। एड्स जो है वो एसटीडी भी है, जेनेटिक भी हो सकता है। हर केस में एड्स जेनेटिक नहीं होता है। समझ में आया ना? बताइए। हाँ, डिजीज, हाँ कह सकते हैं, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। डिसऑर्डर का मतलब बॉडी का, देखिए डिजीज को ज्यादातर हम मानते हैं क्या चीज, वो पैथोजन से, ठीक है। और 2 मिनट रुक जाइए, तो अभी मैं थोड़ा सा वो कंफर्म कर दूं, अभी बहुत कंफर्म नहीं है। हाँ, 2 मिनट रुके रहिएगा। वैसे सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक।
देखिए थोड़ा सा अंतर है। डिजीज में आपको बीमारी का पर्टिकुलर कारण पता होता, लेकिन डिसऑर्डर में पर्टिकुलर कारण नहीं पता होता हो। कोई भी डिसऑर्डर में जैसे कह सकते हैं कि कई कारण उसके हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं, डिजीज में पर्टिकुलर कारण होता है, समझ में आया? तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो इन्फेक्शियस डिजीज में HIV एड्स और नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, ठीक है। कैंसर मेजर कॉज है। और एक और आज के समय है कैंसर के अलावा एक और कौन सा, हार्ट अटैक। आज के समय नॉन इन्फेक्शियस में जो मेजर है वो हार्ट अटैक भी है। अब देखिए कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ना है, कुछ डिजीज भी हैं। उस सबसे पहले पैथोजन समझ लीजिए, पैथोजन क्या होता है। पैथोजन समझते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिस एजेंट से डिजीज होती है उसको बोलते हैं पैथोजन। अब पैथोजन क्या होते हैं, पैरासाइट्स, समझते हैं ना। परजीवी, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ठीक। और इसके बाद प्रोटोजोआ हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। फंगस है, कुछ फंगस बीमारी फैलाते हैं। कुछ राउंड वॉर्म है जैसे एस्केरिस है, डिजीज कॉज कराता है। तो ये सब क्या है, पैथोजन है। तो पैथोजन जो है परजीवी होते हैं, पैरासाइट, वो बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, बॉडी को डैमेज भी करते रहते हैं। लेकिन हर पैरासाइट पैथोजन नहीं होता, यही समझना है, समझिए, ठीक। पैथोजन क्या है, दे आर पैरासाइट। ये क्या है, ये पैरासाइट हैं, ठीक। ये लिख लीजिएगा, बट ऑल पैरासाइट आर नॉट पैथोजन, नॉट पैथोजन। लाइन को नोट कर लीजिएगा, सारे पैरासाइट पैथोजन नहीं है, सारे पैथोजन पैरासाइट हैं, ठीक। जितने पैथोजन हैं सब बॉडी पर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, बॉडी को डैमेज करते हैं। लेकिन हर पैरासाइट पैथोजन, हाँ रुक जाइए, नहीं नेक्स्ट चैप्टर है वो, लाइन नोट कर दें। हाँ पीछे नोट करेंगे। ये लीजिए, समझ रहे हैं ये चीज। एवरी पैरासाइट इज नॉट पैथोजन, क्योंकि कुछ पैरासाइट बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन में, जो बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है, वो बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, वो डिजीज नहीं कराते हैं। अब पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं, हाँ बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी। हमारी बॉडी में पैथोजन किसी भी तरीके से इंटर कर सकता है और बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, इट डैमेज, उसमें लिखा है फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल डैमेज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है, इट इंटरफियर द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी एंड रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। तो पैथोजन क्या करता है, कॉज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। ये समझ रहे हैं, ये वाला लाइन। बॉडी में पैथोजन क्या करेगा, बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा, आपको समस्या क्रिएट कराएगा। और उससे होगा क्या, उससे मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होगा आपकी बॉडी में। मॉर्फोलॉजिकल डैमेज का मतलब, हाँ बॉडी बाहर से, बॉडी की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे जो रिंग वर्म होता दांत में आपकी बॉडी में कुछ बाहर से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता ना, कहीं घाव हो गया, ठीक, किसी हिस्से में सूजन आ गया तो देखने में पता लगता है, वो आंख फूल के बड़ी हो गई, आंख रेडनेस हो गया, ठीक, या कुछ भी ऐसा
समस्या हुई, देखने में बाहर से नजर आ रही है, मॉर्फोलॉजिकल होता है। और फंक्शनल का मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी डैमेज हो गई, उसमें फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पैथोजन ये सारे काम करते हैं। अब पैथोजन बॉडी में सर्वाइव कैसे करता है? पैथोजन जब बॉडी में इंटर करेगा तो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी में कुछ अडेप्टेशन करता है। ठीक, जैसे पैथोजन अगर हमारे स्टमक में पहुंच रहा है तो हमारे स्टमक में चूंकि एसिडिक पीएच होता है, उससे वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्ट द एसिडिक पीएच। और बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी बॉडी में है उनसे भी रेजिस्टेंस होता है। समझ में आया? आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको लिखिए अडेप्टेशन, लिख लीजिएगा अडेप्टेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन इन बॉडी। बॉडी के अंदर पैथोजन पहुंच करके बॉडी में क्या मतलब क्या एडेप्टेशन कराता है? तो पहला है रजिस्ट, रजिस्ट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच इन स्टमक। स्टमक में वो एसिडिक पीएच को रजिस्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा पैथोजन के। ठीक है, और असर नहीं पड़ेगा, अगर ठीक है असर पड़ भी सकता है नहीं भी, लेकिन वो रजिस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूसरा एक और दिया हुआ, देखिए कहां दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम से रजिस्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब सीधे यहां कुछ बीमारियों पर आ जाइए। कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे टाइफाइड दिया, उसके बाद निमोनिया दिया हुआ है। ठीक, एक एक करके समझ लीजिए जल्दी से, बढ़ जाए आगे। देखिए बुक ओपन कर लीजिए, उसी में अंडरलाइन करते कुछ नया नहीं लिखाना है। टाइफॉइड, टाइफॉइड एक डिजीज है। ठीक, किससे होती है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, टाइफी। ठीक, इससे टाइफाइड होती है। टाइफाइड स्प्रेड कर, देखिए जितनी बीमारियां उसमें आपको ये जानना जरूरी है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किससे वो कॉज हो रही है, बैक्टीरिया है कि वायरस है कि प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या है। दूसरा वो स्प्रेड कैसे हो रही है। ठीक है, स्प्रेड, तो ये टाइफाइड स्प्रेड कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से एंड फूड से, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से टाइफाइड ट्रांसमिट होगा। ठीक है, समझ में आया? टाइफाइड का सिम्टम, इसका सिम्टम देखिए, तो सिम्टम में हाई फीवर है, हाई फीवर, और ये फीवर क्या रहेगा? सस्टेन रहेगा, लगातार कई दिनों तक रहता है। और फीवर कितना रहता है? लगभग 39 लिखा हो, 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37, तो 37 से ऊपर मतलब 38 और 39 हाई फीवर होने लगता है, 40 डिग्री तक। ठीक है, और क्या है? और देखिए अब बहुत सारे सिम्टम कई बीमारियों में कॉमन होते हैं। जैसे फीवर एक सिम्टम है, फीवर कई बीमारियों में कॉमन है। हेडेक हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, नौसिया बेचैनी हो गया, ठीक है, वीकनेस हो गया। तो ये सारे जो लिखे गए हैं, अगर कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए इसमें। ठीक है, मेन सिम्टम क्या है इसका? हाई फीवर है। ठीक, और अगर ये कभी कभी सीवियर केस में, सीवियर का मतलब होता है खतरनाक, अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा, इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे और पर्सन डाई कर जाएगा। वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन द सीवियर केस परफोरेशन इन द इंटेस्टाइन एंड इट मे कॉज डेथ, वो लिखा गया होगा, मिल गया, लास्ट में लिखा होगा। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख की कमी। आगे बढ़ जाइए, देखिए अब एक चीज और समझिए, आगे अंडरलाइन करिएगा। एक लेडी थी मैरी, मेलोन, ठीक है, निक नेम था टाइफाइड मैरी। इंग्लैंड में ये लेडी थी, कुक थी, ये खाना बनाती थी, खाना सर्व करती थी, परोसती थी। ठीक है, इसको टाइफाइड था, लेकिन ये टाइफाइड का सिम्टम नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक थी, ये केवल कैरियर थी। अब
मतलब कह सकते हैं टाइफाइड बहुत नॉमिनल होगा इसके अंदर। ब्लड में तो टाइफाइड का पैथोजन था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि इसको सिम्टम आया हो, इसको महसूस नहीं हुआ था कभी कि हमको टाइफाइड है। इसीलिए अनजाने में इसने बहुत सारे हजारों पर्सन को टाइफाइड ट्रांसमिट करा दिया। समझ में आया? डिजीज ट्रांसमिट हो गई इससे, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। वाइडल टेस्ट से टाइफाइड को कंफर्म करते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है प्रोफाइलेक्सिस, जानते हैं प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है? प्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंशन, लिख लीजिए कहीं साइड में, प्रिवेंशन, ठीक है। किसी बीमारी से बचने के जो तरीके होते हैं उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। समझ में आया? जैसे डायग्नोसिस का मतलब डायग्नोस कराना, और ये है प्रोफाइलेक्सिस, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द डिजीज, ठीक। दूसरी डिजीज है निमोनिया। निमोनिया में सबको पता है निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है। निमोनिया में एक चीज ध्यान रखना है आपको, निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्टर्ब होता है, जबकि उसके नीचे वाला कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। समझ में? ये कंफ्यूजन होता है। तो मतलब निमोनिया बीमारी का में समस्या क्या आती है? जो एल्वियोली है, लंग्स की जो क्या है एल्वियोली है, दे गेट फिल्ड विथ द फ्लूइड, इनके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, और जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो जब एयर पास आउट होगी तो एयर सांस लेने में समस्या क्रिएट होती है। समझ में आया? क्योंकि इनके अंदर एल्वियोली के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो काफी उसमें आगे देखिए लिखा होगा, इट अफेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अंडरलाइन हो गया है। बाकी निमोनिया का सिम्टम लिखा गया होगा, ठीक, उसको देख लीजिएगा। लिखा है फीवर है, कफ है, चिल है। सीवियर केस में अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा खतरनाक निमोनिया हो जाएगा तो जो नेल्स होते हैं वो टर्न ग्रे से क्या हो जाएंगे? ब्लू हो जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे नेल्स, ठीक है। कैसे निमोनिया का ट्रांसफर होता है? क्योंकि ये बीमारी सांस की बीमारी, ठीक है। ड्रॉपलेट का इंफेक्शन, खांसने और छींकने, कफिंग स्नेजिंग, जब खांसते हैं और छींकते हैं तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो दूसरे पेशेंट के दूसरे पर्सन पर जाती हैं और वो उसको इनहेल कर लेता है, तो ड्रॉपलेट जाती हैं, जो ड्रॉपलेट से इंफेक्शन होता है इसका। बाकी है शेयरिंग ग्लास और यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तन और ग्लास और ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, ये हो गया। कुछ बीमारियां और जो बैक्टीरिया से होती हैं उनके नाम क्या है? डिसेंट्री है, डिसेंट्री पता है ना किससे होती है डिसेंट्री? शाइगेला, लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया का नाम है शाइगेला, क्योंकि बुक में दिया है तो नाम जानना चाहिए, वहीं बढ़ा लीजिएगा, शाइगेला बैक्टीरिया है। एक अमीबिक डिसेंट्री होती है, अमीबियासिस, वो प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। अगला बीमारी है प्लेग, तो प्लेग, प्लेग किसकी है? यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस, उसको लिख लीजिएगा वही। ये प्लेग का बैक्टीरिया, ये चूहे से ट्रांसफर होती है, रैट इसका कैरियर है, ठीक है, वाहक है, लेकिन पर्टिकुलर बैक्टीरिया इसका ये है, यार्सिनिया पेस्टिस। हाँ, प्लेग में देखिए बॉडी पर कुछ जगहों पर कह सकते हैं वो चकत्ते टाइप से बन जाते हैं, ठीक है, हाँ, स्पॉट बन जाते हैं। मक्खी, रेड फ्लिया उसका नाम होता है, मक्खी से, क्योंकि उसके दो वेक्टर होते हैं, एक रेड है और एक फ्लाई है, हाँ, ठीक है, रेड फ्लिया बोलते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरिया यार्सिनिया। अगले, हाँ, नेक्स्ट है डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया है पुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, उसको लिख लीजिएगा, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई, ठीक है, ये डिप्थीरिया डिजीज। उसके बाद कुछ डिजीज और हैं, ये बैक्टीरियल है लगभग फिनिश, और बैक्टीरियल समझ रहे हैं ना। टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया से। टिटनेस किससे है? बैक्टीरिया से, ठीक।
वायरस डिजीज के नाम देख लीजिए। वायरस में इसमें कुछ ही दिए हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है राइनो वायरस से, और राइनो वायरस से डिजीज होगी। ठीक, इस डिजीज में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होगा, जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि दोनों में यही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? कॉमन कोल्ड में लिखा दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये लंग्स को प्रभावित नहीं करता है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करेगा, नोज को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, और इसका सिम्टम क्या है? कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, नाक बंद हो जाएगी, ठीक है, नेजल पास आउट होगा, और सोर थ्रोट है, हॉर्सनेस है, गला जो है बैठ जाएगा, भारी हो जाएगा। ठीक, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। 3 से 7 दिन तक कॉमन कोल्ड रहता है, उसके बाद अपने आप समाप्ति हो जाता है, और पहले दवा ले लिए तो पहले भी खत्म हो जाएगा। अब अगली डिजीज देख लीजिए, मलेरिया। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं होगा उसका। देखिए, अगली डिजीज है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। लगभग 60 स्पीसीज हैं, 60 स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, लेकिन बीमारी कौन कराती है? ओनली 4, केवल 4, ओनली 4 स्पीसीज क्या है? पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक, बाकी बीमारी नहीं कराती है प्लाज्मोडियम की। समझ में आया? अब मलेरिया देखिए कितने टाइप का है। प्लाज्मोडियम के टाइप देख लीजिए कितने टाइप का, 4 तरीके का प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और क्या नाम है? मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे कॉमन है वाइवेक्स, मोस्ट कॉमन, लिख लीजिएगा, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा मलेरिया जो होता है जो हम लोगों को, वो वाइवेक्स से होता है। और सबसे रेयर मलेरिया किससे होता है? वैली से। ठीक है, इससे लिखिएगा रेयर। सबसे ज्यादा डेंजरस किससे है? फैल्सीपेरम, डेंजरस मलेरिया, डेंजरस मतलब फेटल कह सकते हैं। डेथ हो जाती है इससे, ठीक है, फैल्सीपेरम से। ठीक है, मलेरिया, ये तो प्लाज्मोडियम के टाइप हो गए। अब लाइफ साइकिल देख लीजिए मलेरिया का। ठीक, तो लिख लिया ना, प्लाज्मोडियम देखिए जो लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 होस्ट में चलती है, मतलब प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हैं? 2 हैं। ठीक है, एक है प्राइमरी होस्ट, ठीक, और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट है मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट को डिफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं। डिफिनेटिव का मतलब वो फिक्स होता है, ठीक है, डिफिनेटिव होस्ट ये है डिफिनेटिव होस्ट। और सेकेंडरी को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट मतलब मेन, अगर कहा जाए मेन होस्ट कौन सा है, मुख्य होस्ट जिसमें प्लाज्मोडियम अक्सर रहता है, वो है मॉस्किटो में अक्सर मिलेगा देखने को। ठीक है, मतलब फिक्स रहेगा कि उसमें अक्सर मिलेगा। ये तो सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है, अगर बाइट कर गया मॉस्किटो तो चला गया ह्यूमन में, और नहीं बाइट किया तो नहीं जाएगा। समझ में आया? ये द्वितीयक होस्ट है। मेन होस्ट इसका प्राइमरी मॉस्किटो होता है, उसमें रहेगा ये। प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल लाइफ चलती है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें क्या है? सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ
साइकिल, किसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी? प्लाज्मोडियम का। और सेकेंडरी होस्ट में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक, अब पहले समझ लीजिए मॉस्किटो ह्यूमन में एसेक्सुअल फेज ह्यूमन में जब चलती है प्लाज्मोडियम की, तो कौन कौन सी स्टेज आती हैं? तो अगले पेज पलट लीजिएगा, उस पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, लाइफ साइकिल सबने पढ़ रखा ना, बस थोड़ा सा देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट जरूरी है। देखिए यहां पर इन ह्यूमन में सबसे पहले क्या होगा? मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को और सलाइवा के थ्रू, लार के थ्रू उसमें बॉडी में स्पोरोजॉइट को ट्रांसफर करेगा। तो पूछा जाता है कि ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है? स्पोरोजॉइट। मतलब मॉस्किटो की बॉडी में से प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था ट्रांसफर होगी? स्पोरोजॉइट। तो लिखेंगे स्पोरोजॉइट, ये क्या है? इन्फेक्टिव स्टेट है, इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, किसके लिए है? फॉर ह्यूमन। किसकी इन्फेक्टिव स्टेज है? ऑफ प्लाज्मोडियम की है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव अवस्था ह्यूमन के लिए चाहिए। स्पोरोजॉइट कैसे होते हैं? इस तरीके से, ये देखिए इस शेप में होते हैं स्पोरोजॉइट। समझ में आया? अब जब ह्यूमन को बाइट करेगा, अच्छा ह्यूमन को बाइट फीमेल मॉस्किटो करती है, मेल कभी बाइट नहीं करता, पता होना चाहिए। फीमेल है ना, प्लीज बाइट करेगा। ठीक, मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट क्यों करता है? न्यूट्रिशन के लिए नहीं करता है, उसको भोजन में उसको हमारे ब्लड से क्या मतलब है? एग प्रोडक्शन। क्योंकि फीमेल जो होती है, जो वो अंडे देती है फीमेल मॉस्किटो, तो अंडों को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे ब्लड को वो चूसती है, हमारे ब्लड को सक करती है, और ब्लड में जो हमारे प्रोटीन है, उस प्रोटीन की मदद से एग प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आया? यहां लिख लीजिएगा कहीं साइड में कि फीमेल जो मॉस्किटो है यूज ह्यूमन ब्लड नॉट फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, बट फॉर एग फॉर्मेशन, अंडे बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, और अंडे कैसे बनते हैं? बाई ब्लड प्रोटीन। ह्यूमन में जो ब्लड है उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं, पढ़ रखा होगा आपने, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ना सबसे ज्यादा, तो वो अंडे बनाने में मदद करती है। बाकी न्यूट्रिशन चाहे मेल हो चाहे फीमेल, नेक्टर लेता है प्लांट से, नेक्टर। ठीक है, हो गया? बढ़ गया आगे? देखिए, हटा देना इसको। देखिए, तो ह्यूमन में स्पोरोजॉइट एंटर करेगा। ये स्पोरोजॉइट यहां एंटर किया, मॉस्किटो ने बाइट किया। ठीक, बाइट करने के बाद में स्पोरोजॉइट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब ब्लड को सक करेगा और स्पोरोजॉइट को ट्रांसफर करेगा। स्पोरोजॉइट यहां से ब्लड के रास्ते कहां जाएंगे? लिवर पर जाएंगे। ठीक है, लिवर सेल को डैमेज करेंगे, हिपेटोसाइट सेल को, और वहां एक लाइफ साइकिल चलाएंगे, उसको बोलते हैं लिवर साइजोगोनी। ठीक है, लिवर सेल को डैमेज करेंगे और लिवर सेल में जो इनकी लाइफ साइकिल चलेगी वो, चूंकि ये देखिए ह्यूमन में सब एसेक्सुअल फेज चल रहा है, मॉस्किटो की एसेक्सुअल अवस्था चल रही है, कहीं वो सेक्सुअल प्रजनन नहीं कर रहा है। तो लिवर सेल में जाकर के वो अपनी संख्या बढ़ाएगा। जैसे अगर डायग्राम देखेंगे, लिवर सेल को अटैक किया तो लिवर सेल में पहुंचा, लिवर सेल में क्या करेगा? नंबर बढ़ाएगा, फिर इसको बस्ट करेगा, तोड़ेगा, फिर दूसरे लिवर सेल में जाएगा, लिवर सेल में जाकर के नंबर बढ़ाएगा, फिर इसको बस्ट। धीरे धीरे लिवर सेल क्या होती जाएंगे? बस्ट होती जाएंगे। समझ में आया? तो लिवर सेल में बोलेंगे, लिवर में लिवर साइजोगोनी चलती है, लिवर साइजोगोनी। ठीक, इसके बाद यहां से जाएगा आरबीसी में, और आरबीसी में जो लाइफ साइकिल चलेगी उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और इसको कहते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इसका दूसरा नाम है।
एक्सो का मतलब होता है बाहर। इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी का मतलब, क्योंकि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट। तो आरबीसी में जो साइजोगोनी है, लाइफ साइकिल चल रही है, वो इरेथ्रोसाइटिक। इसके बाहर जो चलेगी वो कहां चलती है? लिवर में। तो उसके लिए एक नाम दिया जाता है एक्सो इरेथ्रोसाइटिक। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम। आरबीसी में जब पहुंचेगा तो आरबीसी को डैमेज करेगा। तो मलेरिया में खून की कमी भी होने लगती है, एनीमिया भी होने लगता है, क्योंकि आरबीसी डैमेज होने लगती है। समझ में आया? आरबीसी जब डैमेज होंगी तो आरबीसी से कुछ ग्रैन्यूल रिलीज होते हैं। ये देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आरबीसी क्या होंगी? आरबीसी डैमेज करेंगी, बर्स्ट होंगी, और वहां से हीमोजॉइन ग्रैन्यूल रिलीज होगा, ग्रैन्यूल। ठीक, डैमेज आरबीसी से। सारी आरबीसी डैमेज नहीं होंगे, मत सोचिए कि सब डैमेज हो जाएगा तो बचेगा क्या बॉडी में। कुछ डैमेज होती हैं, तो जो डैमेज होती हैं उनमें से फट जाती हैं आरबीसी, तो कुछ प्रोटीन के ग्रैन्यूल रिलीज होते हैं, हीमोजॉइन। और यही हीमोजॉइन ग्रैन्यूल क्या कराते हैं? फीवर कॉज कराते हैं। फीवर का कारण यही है। ये सीधे हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स ब्लड के रास्ते कहां जाएंगे? हाइपोथैलेमस पे पहुंचेंगे, और वहां जाकर के उसको सिग्नल करेंगे और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे और फीवर आ जाएगा। और फीवर कोई डिजीज होती नहीं है, फीवर बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। फीवर अगर जितना ज्यादा आएगा उतना ही आप सोचिए कि पैथोजन आपकी बॉडी में मर रहे हैं, उनकी संख्या क्या हो रही है? कम। पैथोजन को मारने के लिए आपकी बॉडी फीवर लेके आती है। समझ में आया? तो फीवर होगा, और क्या होगा? चिल। ठीक है, शिवरिंग होगी। शिवरिंग समझते हैं? हाँ, कपकपी आएगी। शिवरिंग क्यों होती है, इसे समझ रहे ना? कपकपी क्यों आती है बुखार में? ताकि आपकी बॉडी की हीट बाहर ना जाने पाए, क्योंकि शिवरिंग होने से पर्सन बॉडी अपने शरीर को क्या कर लेता है? सिकुड़ लेता है। सिकुड़ने सरफेस एरिया जाएगा घट, और सरफेस एरिया घटने से बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी, ज्यादा कम जाएगी। तो उसको टेम्परेचर बना रहे, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, इसलिए शिवरिंग भी आती है। समझ में आया? तो ये आरबीसी डैमेज होंगे, हीमोजॉइन। और कुछ आरबीसी क्या करेंगे? कुछ आरबीसी अपने अंदर गैमेटोसाइट का निर्माण करेंगे। समझ में आया? जैसे ये आरबीसी थी, यहां लिवर से निकला पैथोजन। लिवर से जब प्लाज्मोडियम निकला तो कहां गया? आरबीसी में। आरबीसी को अटैक किया, फिर इसको बस्ट किया, यहां से इसमें ट्रांसफर हुआ। ठीक, इसको बस्ट किया, इसके बाद में कुछ दूसरी आरबीसी में जाकर के ये पैथोजन वहां जाकर के गैमेटोसाइट का निर्माण करता है, मतलब गैमीट बनाने वाली सेल का निर्माण करता है। समझ में आया? गैमेटोसाइट क्या है? गैमीट फॉर्मिंग सेल होती हैं। तो आरबीसी के अंदर यहां लिखेंगे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। बुक में दिया होगा, देखिए, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट ऐसे बनाया। ये आरबीसी बनाया है, इसके अंदर ये मेल गैमेटोसाइट और इसके अंदर ये फीमेल गैमेटोसाइट बना दिया। ठीक, तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट इसमें बन रहा है। अब जब दोबारा कभी मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट को, मतलब ब्लड सक करेगा, तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट कहां चले जाएंगे? मॉस्किटो की बॉडी में, और यहां से वो मॉस्किटो की बॉडी में चले गए। ठीक, तो यहां लिखा गया होगा गैमेटोसाइट। तो पूछा जाता है कि मॉस्किटो के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव है? यही है, नोट कर लीजिएगा। फॉर ऐसे लिखिएगा, जहां लिखा ना गैमेटोसाइट, जहां बुक में लिखा गया होगा गैमेटोसाइट, ठीक है, उसी पर लिखिएगा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो। मतलब मॉस्किटो में ये वाली अवस्था इंटर करेगी, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। वो मॉस्किटो के लिए, ह्यूमन के लिए कौन सी स्टेज है? स्पोरोजॉइट होता है। समझ में आ रहा है? मेल फीमेल गैमेटोसाइट यहां इंटर कर गए,
ये गैमेटोसाइट कहां पहुंचे हैं? मॉस्किटो की बॉडी में। मॉस्किटो ने ब्लड को सक किया तो पहले माउथ में जाएंगे, माउथ से उसके एलिमेंट्री कैनाल में, और वहां से सीधे गट में। लिखा ना, गैमेटोसाइट रीच टू द गट ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो के गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेंगे। समझ में आ रहा ना? लिखा हुआ ना। गट में जाकर के क्या होगा? गैमेटोसाइट फर्टिलाइज करेंगे। ये गैमेटोसाइट फर्टिलाइज करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक, तो गट में, मॉस्किटो की गट में बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा ओसिस्ट। क्या बनेगा? ओसिस्ट। एक अवस्था आती है, जाइगोट से क्या बनता है? ओसिस्ट। ठीक है, यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता है। हम लोगों में जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनना चालू। यहाँ जाइगोट ओसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओसिस्ट में क्या बन जाएंगे? स्पोरोजॉइट बन जाएंगे। स्पोरोजॉइट बनेंगे। ठीक, और यही स्पोरोजॉइट फिर पहुंचेंगे सैलिवरी ग्लैंड में। मतलब स्टमक से कहां पहुंच गए? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में। और फिर कभी मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसकी सैलिवरी ग्लैंड से, माउथ से उस पर्सन में चले जाएंगे, किसी दूसरे पर्सन में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है, ठीक, वही मॉस्किटो दोबारा सक करने नहीं आता है। ये पता होना चाहिए। जो मॉस्किटो बाइट करेगा तो कोई दूसरा मॉस्किटो सक करेगा, कोई जरूरी नहीं वही मॉस्किटो दोबारा आए ब्लड को सक करे तो ये गैमेटोसाइट उसकी बॉडी में पहुंचे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो खत्म हो गया हो, मर गया हो, ये भी तो सकता ना। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। समझ में आया? तो यहाँ सेक्सुअल अवस्था चल रही, सेक्सुअल अवस्था में फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं ना, मेल फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना। यहाँ सेक्सुअल स्टेज चल रही है, और वहां क्या चल रहा है? एसेक्सुअल। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहाँ सेक्सुअल भी चलती है, एसेक्सुअल भी चलती है, दोनों चलता है, क्योंकि ओसिस्ट से स्पोरोजॉइट बन रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, मेल फीमेल गैमेटोसाइट फ्यूज करके जाइगोट बनाया, जाइगोट से ओसिस्ट बन गया, लेकिन ओसिस्ट से स्पोरोजॉइट जो बन रहे हैं ये एसेक्सुअल फेज है। क्योंकि मेन अवस्था क्या है? बहुत ज्यादा देर तक जो रहती है वो सेक्सुअल, इसलिए बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज मॉस्किटो में चलती है। और एसेक्सुअल कहां चलता है? ह्यूमन में। और कोई चीज बताइए नहीं समझ में आया उसमें? बाकी ऐसा तो कुछ इसमें दिया नहीं है, जो आपकी बुक में लिखा है सब मैंने बता दिया। आगे थोड़ा सा और पढ़ दें। अब मैं इसमें से समझा दे रहा हूं, 15 मिनट और देख लीजिए। ठीक है, लिखा एंट अमीबा हिस्टोलिट का पता है ना, जिससे क्या होता है? प्रोटोजुआ है, ठीक, अमीबल डिसेंट्री होगी, हेचिस होगा उससे, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ये ध्यान रखना आपको, कहां रहता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन करेगा सीधे जाकर के। सिम्टम क्या आएगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, अपच हो जाएगा, ठीक, एब्डोमिनल पेन, क्रम्स का मतलब मरोड़ हो गया, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, मतलब जो स्टूल पास आउट होगा अनडाइजेस्टेड फूड, फीसिस, उसमें ब्लड आएगा और म्यूकस आएगा। तो म्यूकस कहां से आता है? मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिट का जो आंत होती है उस इंटेस्टाइन को हमारे डैमेज करता है। समझ में आया? उसको डैमेज करेगा, तो वहां से ब्लड रिलीज होगा और म्यूकस। और एक लिखा है हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर, इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब अमीबियासिस में मैकेनिकल कैरियर क्या, किससे अमीबियासिस फैलती है? तो मक्खी से। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, वही लिख लीजिएगा, नॉट ए वेक्टर। कैरियर दिख के लिखा मैकेनिकल कैरियर, ये केवल मैकेनिकल कैरियर है, वेक्टर नहीं। इनमें अंतर समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना? ये जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई, ये वेक्टर नहीं है, मॉस्किटो वेक्टर है। पैथोजन अगर बॉडी के अंदर जा रहा है, मॉस्किटो में क्या होता है? प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में एंटर करता है, जाकर के अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, ठीक है, वो वाहक है, वेक्टर है, ठीक है, कैरियर भी कह सकते हैं। लेकिन ये कैरियर तो है किसका? अमीबियासिस का, पेचिस का, लेकिन ये मैकेनिकल कैरियर है।
इसलिए इसने लिखा मैकेनिकल। ये केवल जैसे फीसिस पर जब मक्खी बैठती है तो अपने माउथ पार्ट पर इंफेक्शन को ले जाकर के पकड़ करके और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। मतलब कभी पैरासाइट या पैथोजन हाउस फ्लाई में एंटर नहीं कर रहा ना, ये बात समझ रहे हैं ना। इसकी बॉडी में वो जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी बॉडी में एंटर नहीं कर रहा है, इसीलिए मैकेनिकल कैरियर है। अदरवाइज ये पूरा वेक्टर माना जाता, जैसे मॉस्किटो में होता है। नहीं नहीं, इसकी बॉडी में पैथोजन एंटर नहीं कर रहा, ये केवल अपने पैरों पर या अपने मुंह पर चिपका करके केवल वहां ट्रांसफर कर दे रही है बीमारी पैथोजन को। इसकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, इसलिए मैकेनिकल कैरियर है ये। समझ में है ना, बायोलॉजिकल कैरियर नहीं है ये, इसलिए इसको समझ लीजिए। ये ट्रांसमिट कैसे होती है? इन्फेक्टेड फूड से, ठीक है। हाँ, जो भोजन देखिए, जो खुले में भोजन रखा होता है ना, उसको नहीं खाना चाहिए, उसी से ट्रांसमिट होती है। और देखिए इसके बाद अगली बीमारी कौन सी है? एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस एस्केरिस से होती है। एस्केरिस क्या? एक राउंड वर्म हो गया, ठीक। सिम्टम क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ, इसको एक चीज अंडरलाइन करिएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज। ताकि आप सबको पता है इसमें जो लिखा है इंटर्न, क्योंकि जैसे एस्केरिस होता है हमारी आंखों को डैमेज करता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग कराएगा, ठीक है। मस्कुलर मास पेन होगा, फीवर तो कॉमन चीज है, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी से स्टूल के रास्ते ब्लड पास आउट होता है जब ये आंतों को डैमेज करता है, तो एनीमिया हो जाएगा। लिखा इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज। एस्केरिस क्या करता है? आंतों को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब फूड पास आउट होने में समस्या क्रिएट हो जाएगी। अनडाइजेस्टेड फूड जो पास आउट होता है ना, उसमें क्या है, प्रॉपर्ली पास आउट नहीं होगा, उसको ब्लॉक कर देता है। बाकी एस्केरियासिस हो गया ना। और एक क्या है? एलिफेंटियासिस। किससे होता है? वाउचरिया बैंक्रप्टी, वाउचरिया मलाई, दो क्या इसके एजेंट हैं, ठीक। एलिफेंटियासिस में लोअर लिम्स, हमारे जो लोअर लिम्स हैं और जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, स्क्रोटम है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। हाथी पांव डिजीज बोलते हैं, पैर सूज जाएगा। क्यों स्वेलिंग होती है? ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द लिम्फेटिक वेसल्स। जो लसिका वाहिकाएं होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब ये पैरासाइट उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एक लिखा है रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटी, इसका मतलब समझते हैं? द जेनेटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। आगे लिखा है रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटी, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटी होते हैं। लास्ट है इसमें फंगस का, रिंगवर्म दिया है। 3 स्पीसीज के नाम, 3 लिखा है इसमें नाम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। तीनों से क्या है? रिंगवर्म कॉज होता है। रिंगवर्म में स्किन कैसी हो जाती है? ड्राई, स्केली, ठीक है, ड्राई हो जाएगी और खुरदरी टाइप से नजर आएगी, स्केली, ठीक। लीजन्स का मतलब वो एक तरीके से धब्बा बन जाएगा, लीजन्स जो, ठीक है। हाँ, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन है, नेल्स, ये सब लिखा है। इचिंग हो गया, ग्रोइन, टो, ये सब। और सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कैसे बीमारी से बचा जाएगा। बीमारी से बचने के तरीके, तो सबसे पहला तरीका क्या है? उसमें प्रॉपर हाइजीन रखना, वैक्सीनेशन कराना, ठीक है। वैक्सीनेशन से बीमारी से बचा जा सकता है, हाइजीन से, और वेक्टर्स को समाप्त करके। अगर मॉस्किटो से बचना है तो क्या करेंगे? गैम्बोजिया फिश पॉन्ड में लाके डाल दीजिए, वो मॉस्किटो के लार्वा को खा लेती है, ठीक है। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करिए,
ये सारी चीजें हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आता, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए अगले पेज पे थोड़ा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट दिया फॉर डिजीज सच एज द मलेरिया एंड फाइलेरिया। फाइलेरिया किससे होता है? यूलेक्स मॉस्किटो। वाउचेरिया उसका एजेंट है, ठीक है, लेकिन जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम से है, मॉस्किटो एनाफ्लिस जो है उसका कैरियर है, वैसे ही फाइलेरिया जो है यूलेक्स से होता है, ठीक है। और डेंगू किससे होता है? एडिस मॉस्किटो से, याद रखिए। कंट्रोल ब्रीडिंग प्लेस, अवॉइडिंग डस्ट इन वाटर। ये तो वही लिखा है कि रुका हुआ पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, मॉस्किटो नेट यूज करें, ठीक है, गैम्बोरिया फिश को इंट्रोड्यूस कराएं और इंसेक्टिसाइडल चीजों को स्प्रे करें, इसका कोई समस्या नहीं है। एडिस का नाम लिखा हुआ देखिए, एडिस मॉस्किटो लिख लीजिएगा। डेंगू फीवर कॉज होता है, और डेंगू फीवर को बोलते हैं बोन ब्रेक डिजीज, हड्डी तोड़, बोन ब्रेक फीवर, हड्डी तोड़ बुखार है, ठीक। एक लास्ट लाइन और पढ़ लीजिए बस। यूज ऑफ द वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, अगर वैक्सीन से, अच्छा दो वर्ड है, हम आगे समझाएंगे, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन से और इम्यूनाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं? किसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, इरिडिकेट करा सकते हैं, समझ में आया? बच सकते हैं उससे, वैक्सीन लगा करके और इम्यूनाइजेशन से। जैसे लिखा है स्मॉल पॉक्स, कुछ बीमारियां जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टेटनस, इन सबको इरेडिकेट कराया गया है किससे? वैक्सीनेशन से। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस पता होगा? हाँ, स्मॉल पॉक्स के फफोले क्या होते हैं? बड़े बनते हैं। चिकन पॉक्स के फफोले छोटे बनते हैं और डीप बनते हैं, गहराई में बनते हैं, समझ में आया? ये डिफरेंस है। और चिकन पॉक्स रिपीट हो सकता है, स्मॉल पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है। कुछ बीमारी लाइफ में एक बार होती है, स्मॉल पॉक्स हुआ, और एक बीमारी कौन सी है? पोलियो, जनरली एक ही बार होता है। अच्छा, बार बार हो रहा है पोलियो क्या? मतलब किसी को एक पैर में हो जाए दूसरे पैर में भी जल्दी हो जाएगा क्या? रेयर केस है ये। किसी एक को हुआ, मतलब एक पर्सन को हुआ, उसको दोबारा अटैक नहीं आएगा, ठीक है, दोबारा उसको पोलियो नहीं होगा, एक ही बार होगा। स्मॉल पॉक्स जिसको एक बार लाइफ में हो गया ना, उसको दोबारा लाइफ में स्मॉल पॉक्स नहीं होती है, नहीं होता है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स रिपीट करता है, कारण जानते हैं, आगे पढ़ेंगे उसमें इम्यूनिटी वाले में, कि एंटीबॉडी लॉन्ग लास्टिंग बन जाती हैं। ऐसी एंटीबॉडी पूरी जिंदगी भर काम करती है स्मॉल पॉक्स में, यही कारण है उसका। नहीं, कोई जरूरत थोड़ा एक ही बार हो, बहुत सारे लोग बचे रह जाएंगे पूरी लाइफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाइफ में एक ही बार होगा? जरूर ना हो तो अच्छा है। हाँ, ये बात तो सही है, खासकर छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी कमजोर होती है। आगे अगली बार पढ़ के आइएगा, जो आगे दिया है इम्यूनिटी वाला, ठीक है। बंद कर दो जी।